दर्शकों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कृषि दर्शन कार्यक्रम किसान भाइयों को समर्पित एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम खेती किसानी के साथ साथ पशु संबंधी जानकारियां भी आपके लिए हम लेकर आते हैं। आज के कार्यक्रम में भी हम खेती किसानी के साथ साथ पशुओं संबंधित हम जानकारियां आपको देंगे और इसमें हम चर्चा करेंगे कि यदि आप जैविक खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं या फिर हमारे वे युवा या वे किसान जो पशुपालन करना चाह रहे हैं खेती के साथ साथ उनको क्या क्या सावधानियां रखने की ज़रूरत है और प्रबंधन में किन किन चीज़ों का उनको ध्यान रखना है, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, कार्यक्रम का विषय है जैविक खेती एवं पशुपालन। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर विकास सक्सेना जी, जो कि एक पशुपालक हैं। और विकास सक्सेना सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही हम स्वागत करते हैं निखिल खरे जी का। निखिल खरे जी, आपका भी हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो दर्शकों, हम कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम डॉक्टर साहब से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि मौसम अब चूँकि बदलेगा, ठंड से लेकर अब गर्मियों का मौसम अब शुरुआत होगी। बात करें यदि हम गर्मियों का मौसम की, आने वाले मौसम की, तो डॉक्टर साहब ऐसे मौसम में हमारे पशुपालक भाइयों को किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है? देखिए, जैसे अभी आने वाले समय गर्मी का है, तो जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे इन्वायरमेंट टेम्परेचर बढ़ता है और इन्वायरमेंट टेम्परेचर से जो पशु हैं हमारे, वो स्ट्रेस की कंडीशन में आते हैं। उनको एक तो इन्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ने से, टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ने से स्ट्रेस में आते हैं और इसलिए पशुपालकों को कुछ विशेष प्रयास करने चाहिए। जैसे कि उनका जो शेड है उसके आसपास आप कुछ ऐसी बोरे लगा दें जिनको गीला करें नियमित रूप से, जिससे कि गर्म हवा सीधे शेड के अंदर ना आए और पशु को गर्मी कम लगे। अगर हो सके तो आप शेड के ऊपर फॉगर्स लगा दें। जो फॉगर्स जो है वो नियमित अंतराल में पानी का छिड़काव करेंगे, जिससे पशु के ऊपर पानी के छिड़काव होगा तो उसको गर्मी कम लगेगी। पशुपालक इस बात का भी ध्यान रखें कि पीने की पानी की उचित व्यवस्था हो पशु के लिए। नियमित अंतराल में पशुओं को आप पानी देते रहें और अगर आप शेड में पानी नहीं दे सकते हैं तो आप समय समय पर आप बाहर, शेड के बाहर ले जाके जी बिल्कुल, जैसा कि दर्शकों डॉक्टर साहब ने बताया कि समय समय पर आपको शेड के साथ साथ उनके पीने के पानी की व्यवस्था करना अत्यंत आवश्यक है। आइए, हमारे साथ में है पशुपालक निखिल खरे जी। आइए हम इनसे भी बातचीत करते हैं। खरे जी, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि शेड में बोरे लगा लेना चाहिए जिससे कि गर्म हवा जो है वो सीधे रुकेगी। आपका क्या कहना है इसके बारे में? इसमें किसान भाइयों को सबसे पहली बात, आजकल ज़्यादातर जिनके टीन की छतें होती हैं शेड की, डेरे की, तो उनको छत के ऊपर, टीन की छत के ऊपर जैसे पुआल या घास, ऐसा कुछ चीज़ें रख देनी चाहिए जिससे सीधे सूर्य की गर्मी से टीन में थोड़ा सा तपन में राहत मिलती है। और या एस्बेस्टस की सीट की यदि छत बना सकते हो तो बहुत अच्छा है। और इसके साथ ही हम चाहेंगे कि इसमें कुछ खुला स्थान भी होना चाहिए इसके लिए, कि जिसमें शाम को वो उनको बाहर निकाल के प्राकृतिक वातावरण में, बाड़े में और आसपास के थोड़ा पेड़ पौधे, कुछ खुली गौशाला टाइप का भी आजकल एक संरचना चली हुई है। जी खरे साहब, आजकल वो परंपरागत जो तरीका है उससे हट के आजकल खुले में पशुओं को रखने का भी चलन है आजकल। जी जी जी। तो उसमें क्या, जैसे पशुओं को खुला छोड़ दिया जाए? पशुओं को थोड़ा सा शाम के समय खुला छोड़ दिया जाए। धूप में जरूर है कि उनको शेड के अंदर रखना चाहिए, कि हीट स्ट्रोक की प्रॉब्लम, लू लगना, इस टाइप की समस्याएं जो जानवरों में होती हैं, तो उनको ये है कि शाम को, सुबह थोड़ा सा प्राकृतिक वातावरण में उनको रखें। थोड़ा उनके वहाँ पे पानी की व्यवस्था करें। पानी की व्यवस्था भी जहाँ तक है कि टीन के जो ड्रमों में लोग रख देते हैं पानी टब में, वो ना रखें। एस्बेस्टस के टब होते हैं आजकल, या सीमेंट की टंकियाँ, उनमें रखें और थोड़ा पेड़ के नीचे रखें और साफ़ पानी का विशेष ध्यान रखें। और जानवरों को पानी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा, मतलब कम से कम 3-4 बार तो उनको जानबूझ कर मतलब पिलाना ही चाहिए, जिससे उनमें पानी की कमी ना हो, जिससे इसमें दुग्ध उत्पादन में भी बहुत असर पड़ता है। हाँ हाँ। तो इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, विपिन जी, जो कि सागर से जुड़े हैं। विपिन जी, आप अपना सवाल हमारे एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। हाँ सर, नमस्कार। हेलो जी विपिन जी, बोलिए। सर, मैं जानना चाह रहा था कि गर्मियों में देखा जाता है पशुओं में परजीवी की समस्या बहुत ज़्यादा आती है, तो सर कोई ऐसा इलाज बताएं जिसमें ऊपरी परजीवी और आंतरिक परजीवी दोनों का हल हो जाए सर।
जी डॉक्टर साहब, विपिन जी ने जानना चाहा है परजीवी की जो समस्या है उससे कैसे निजात पाया जाए। जी विपिन जी, आप ऐसा कर सकते हैं, जो ऊपरी परजीवी हैं उसके लिए आप नियमित अंतराल पे धुआं कर सकते हैं। नीम के पत्तों का धुआं करें, जिससे कि जो मक्खी और मच्छर जो हैं वो आपके पशु शेड के पास ना आए। और आंतरिक परजीवी के लिए आप किसी निकट के पशु चिकित्सालय में पशु चिकित्सक संपर्क करें, वहाँ से आप डीवर्मिंग करवा सकते हैं। गोली मिलेगी, वो गोली आप पशु को खिला सकते हैं, जिससे जो आंतरिक परजीवी हैं वो उनके लिए मतलब इलाज सही रहेगा। जी विपिन जी, उम्मीद करते हैं कि आपको उचित जानकारी मिली होगी। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि उसमें वहाँ पे धुआं कर सकते हैं, तो किस प्रकार का धुआं है और क्या शेड के अंदर किस प्रकार से मतलब करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए। नहीं, देखिए क्या है कि शेड के अगर आसपास गंदगी रहेगी तो उसमें मक्खी और मच्छर के पनपने की संभावना रहती है। तो पशु पालकों को कोशिश करनी चाहिए कि शेड के आसपास जो है वो सफाई रखें, चूने का नियमित छिड़काव करें, और साथ में अगर नीम के पत्ते का धुआं करेंगे तो इससे क्या है कि जो मक्खी हैं, मच्छर हैं, इनकी संख्या भी कम होती है और ये पशुओं को कम तंग करते हैं। जी बिल्कुल। खरे जी, आपसे भी हम जानना चाहेंगे कि जैसे आप एक लंबे समय से पशुपालन कर रहे हैं, किस प्रकार से सर व्यवस्था की हुई है, खासकर जैसा कि सर ने बताया कि धुआं जो किया जाता है शेड के अंदर। एक तो देखिए, मैं पहले किसान भाइयों को ये बोलना चाहूँगा कि इनको अपनी डेयरी की साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, और नियमित रूप से ये तो फर्श ऐसा या कुछ हल्का सा ढालदार हो, तो जिससे क्या होता है कि गंदगी और गोबर और गौमूत्र जो होता है वो बाहर निकाला जा सके। इससे बहुत ज़्यादा कीट पनपते हैं इनके इकट्ठा होने से। तो जो सर ने अभी बताया कि नीम का धुआं, ये बहुत प्राकृतिक तरीका है और जो हर जगह सहज उपलब्ध है गांव में, नीम की पत्ती। निखिल जी, जैसा कि हमारे दर्शकों को हम बता देते हैं कि आप एक पशुपालक के साथ साथ आप एक किसान भी हैं। निखिल जी, एक किसान होने के नाते आप क्या समझते हैं कि मतलब जैविक खेती कितनी लाभदायक है, कितनी अनिवार्य है, आप क्या समझते हैं इसके बारे में? देखिए, आजकल जहाँ तक अपन को हर चीज़ में रसायन का उपयोग करते हैं तो स्वास्थ्य पे बहुत विपरीत प्रभाव पड़ता है इसका। तो इसलिए जैविक खेती किसानों के हिसाब से भी बहुत अच्छी है, और जो उसका उत्पाद जो बाहर बाज़ार में जो बिक रहा है उसके लिए भी बहुत अच्छा है, लोगों के स्वास्थ्य के लिए। तो जैविक खेती में क्या, किसानों के लिए जो गोबर है, गौमूत्र से कीटनाशक बनाए जाते हैं, है ना, गोबर से वर्मी कंपोस्ट भी बनाई जाती है, और जो सीधा गोबर की खाद है, तो इसमें इनका एक तो क्या, रसायन का जो किसान खरीदते हैं इनका पैसा भी बहुत काफ़ी मात्रा में बच जाता है, और सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। और जहाँ तक है ऑर्गेनिक खेती की जो फसल है उसके जो शहरों में दाम भी बहुत अच्छे मिलते हैं। तो इस प्रकार से ये बहुत लाभ का सौदा है आज की डेट में, और ज़मीन भी अपनी संरक्षित रहती है। डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे जैविक खेती के बारे में? इसी बीच में हमारे बीच में एक कॉलर जुड़ चुके हैं। जी, आप अपना सवाल हमारे एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। हेलो जी, आप अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर, मेरा नाम नंदस्वरूप मिश्रा है। जी मैं जानना चाहूँ, जो हमारे पशु होते हैं गर्मियों में, एक तो हमारे खाली पशु होते हैं, एक दुधारू पशु होते हैं, दूसरे जो हमारे गाभिन पशु होते हैं, तो इनको, हम तीनों पशुओं को गर्मी के मौसम में किस प्रकार से रखरखाव रखें? जैसे हम लोगों को प्यास लगता है, गुड़ ले ले, कुछ नमक ले ले, कुछ ले ले, नाना प्रकार की चीजें ले ले, तो पशुओं को कौन सा मिनरल वाटर या हमें खनिज लवण कौन कौन से खिलाना चाहिए? और एक दूसरा सवाल हमारा ये है जैविक खेती के ऊपर, ये जैविक खेती, प्राकृतिक खेती और रासायनिक मुक्त खेती करने के लिए हमें पहले से कौन सी तैयारी करनी? जैसे हम गेहूँ काटते, हम आग लगाते थे, पराली को फूंक देते खेतों में, या हम फसल चक्र नहीं अपनाते हैं, या और कोई चीजें नहीं करते, या फसल का विविधीकरण नहीं, गहरी उथली जड़ वाली फसल है, गहरी। जी मिश्रा जी, जी मिश्रा जी, हम समझ गए इसको। आइए हम हमारे एक्सपर्ट से जानते हैं कि वे क्या बताने वाले हैं इसके बारे में। सर, जैसा कि मिश्रा जी ने खासकर विशेषकर दुधारू पशुओं के बारे में पूछा, तो सर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मिश्रा जी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो गर्मियों में हमें पशुओं की अत्यधिक देखभाल की ज़रूरत होती है। सबसे पहले गर्मियों में जो सबसे कमी होती है वो पानी की हो जाती है। तो हमें पानी की व्यवस्था जो है, पशुओं को पीने का पानी की व्यवस्था जो है वो सही प्रकार से पशु शेड के अंदर, या अगर आप बाहर ले जाते हैं तो उसको समय समय पर पानी पिलाने की व्यवस्था करनी चाहिए। दूसरा जो है, इस अंतराल में क्या, जो मिनरल मिक्सचर जो है, जो मिश्रा जी ने पूछा, मिनरल मिक्सचर की ब्रिक्स आती हैं, आप पशु शेड में वो मिनरल मिक्सचर की ब्रिक्स भी रख सकते हैं, जिससे अगर किसी भी खनिज की कमी हो रही है तो पशु को मिनरल ब्रिक्स के कारण उसको वो पूर्ति हो सकती है।
जी, तो दर्शकों, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। दोस्तों, ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है आप सभी का। और आज के हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर विकास सक्सेना जी, जो कि हैं वरिष्ठ पशु चिकित्सक और इस समय हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बात हो रही है लू को लेकर, जो बातचीत चल रही है, और ख़ासकर यदि हम पशुओं के नवजात बच्चों की या शिशुओं की अगर हम बात करें तो सर, नवजात शिशुओं को आने वाले गर्मी के मौसम में उनके बचाव के लिए सर आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? देखिए, नवजात बच्चों को गर्मियों से बचाने के लिए बहुत आवश्यक है कि हम उनको छाँव में रखें, चाहे शेड के अंदर रखें या बाहर जो है हम पेड़ की छाँव के नीचे रखें, जिससे कि उनको गर्मी से बचाव हो, उनको पर्याप्त पानी देते रहें और उनको अगर हो सके तो आप खनिज के मिनरल ब्रिक्स उनके पास रखें, जिससे वो उसको चाटते रहें, जिससे कि उनकी शरीर में खनिज की पूर्ति हो सके। जी, वहीं डॉक्टर साहब, यदि हम बात करें टीकाकरण को लेकर भी हम चाहते हैं कि हमारे पशुपालक भाई जागरूक हों। टीकाकरण का हमारे पशुपालक भाइयों को किस प्रकार से ध्यान रखना होगा? देखिए, क्या है कि टीकाकरण भी जो है पशुपालन में एक अहम हिस्सा है। टीकाकरण करने के लिए आप हमारे जो निकट के पशु चिकित्सालय है उसके संपर्क में रहें। पशु चिकित्सक जो हैं वो आपको वर्ष के समय के अनुसार से जो सही टीका है उसके बारे में जानकारी देंगे और आपके घर में ही आके वो टीकाकरण का कार्य करेंगे। जी, खरे जी, बात हो रही है टीकाकरण की, तो क्या कहेंगे खरे जी कि टीकाकरण का हमें कितना फ़ायदा मिलता है, और ख़ासकर यदि हम बात करें मिल्क प्रोडक्शन की तो उस पर कितना फ़र्क आपको देखने को मिलता है? देखिए, जो पशु अपना यदि स्वस्थ रहेगा तो अपना मिल्क प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा रहेगा। तो टीकाकरण ऐसा है कि अपन को समय समय पे, और ख़ासतौर से गर्मी के अंत में, बरसात के शुरू पे जो टीकाकरण होते हैं वो विशेष महत्व रखते हैं। तो इनके लिए अपने पशु चिकित्सालय से, और आजकल गांव में गोमित्र करके भी जाते हैं, उनसे भी संपर्क करके आप सही सलाह ले सकते हैं। तो इसके लिए ये है कि आपको बहुत जागरूक रहना पड़ेगा, क्योंकि पशु यदि बीमार हुआ तो सीधा सीधा आपके आर्थिक स्थिति पे उसका असर आता है। जी, जैसा कि खरे जी ने बताया कि टीकाकरण अत्यंत आवश्यक है और समय समय पर हमें टीकाकरण यदि हम कराते रहते हैं तो निश्चित तौर पे हमारे पशु स्वस्थ रहेंगे और हमें लाभ देंगे। खरे जी, यदि हम बात करें चारे को लेकर, तो चूँकि गर्मियों का मौसम है और हरे चारे की कमी हो जाती है, तो हरे चारे की कमी का एक विकल्प साइलेज के रूप में भी निकल के आता है। तो खरे जी, क्या कहना चाहेंगे, ये साइलेज के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, साइलेज गर्मी में जो कि हरे चारे की कमी आती है, और गर्मी में हरा चारा और सूखा चारे का मिश्रण देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यदि हरा चारा नहीं देंगे तो पशुओं में पानी की कमी हो जाती है। तो इसलिए साइलेज का जो आपकी मक्के और ये ज्वार और इसकी बाजरे की जो होती है छोटी छोटी, इसकी जो पहले फूल आने पे छोटी छोटी कटिंग कर लेते हैं, उसको फिर दबा के उसकी नमी हल्की सी कम करके और दबा के उसकी सैलेज बनाई जाती है, जो
सूखे चारे के साथ साथ उनको हरे चारे का विकल्प है। और एक ये आज की डेट में यदि किसान भाई इसको करना चाहें तो एक ये रोजगार का अवसर भी है कि साइलेज बना के भी पैकेटों में बिकता है ये। जी, जैसा कि खरे जी ने बताया कि साइलेज एक बहुत अच्छा विकल्प है, हरे चारे के रूप का जो विकल्प है, इसको समय पर प्रिजर्व करके इसका एक अचार बना लिया जाता है, जिसको कि गर्मियों का मौसम में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। आइए जानते हैं डॉक्टर साहब से कि वे क्या कहना चाहेंगे साइलेज के बारे में। डॉक्टर साहब, आप कुछ बताना चाहेंगे? जैसे खरे साहब ने बताया अभी कि साइलेज की उपयोगिता बताई, मैं इसमें ये साथ में ये जोड़ना चाहूँगा कि भारत सरकार द्वारा साइलेज सेक्टर में एक उद्यमी विकास के लिए एक राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना लॉन्च की गई है। इसमें आप साइलेज बनाने के लिए प्लांट डाल सकते हैं, जिसमें 50% सब्सिडी भारत सरकार द्वारा दी जाती है और 10% जो है वो आपका कंट्रीब्यूशन होगा, 40% आपको बैंक लोन मिलेगा। भारत सरकार भी चाहती है कि अधिक से अधिक पशुपालक जो हैं वो साइलेज बनाएं और साइलेज का उपयोग करें, जिससे जो गर्मी के मौसम में जैसे हरे चारे की कमी हो जाती है तो साइलेज उस चीज़ को पूर्ति कर सके। तो मैं सभी किसान भाइयों से, पशुपालकों से चाहूँगा कि आप जो है साइलेज की जो योजना है राष्ट्रीय पशुधन मिशन, इसके बारे में अपने निकट के पशु चिकित्सालय से संपर्क करें, अथवा आप अगर कंप्यूटर का उपयोग करते हैं तो आप राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना की वेबसाइट में जाके भी इसका डिटेल प्राप्त कर सकते हैं और इसमें कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे आवेदन करना है, क्या क्या इसमें सहपत्र लगेंगे, उसकी जानकारी सब आपको वेबसाइट में उपलब्ध है। जी, तो किसान भाइयों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि साइलेज को भी आप एक स्वरोजगार के रूप में अपना सकते हैं और विभिन्न योजनाओं का आप लाभ भी ले सकते हैं। आइए बात करते हैं खरे जी से। खरे जी, बात निकली है रोजगार को लेकर, तो गोबर से बनने वाले भी बहुत सारे जो उत्पाद हैं, जैसे कि यदि हम बात करें गोबर से गोकाष्ठ बनता है, गोबर गैस भी है सर, और भी बहुत सारे उत्पाद हैं जो गोबर से तैयार हो रहे हैं, गौमूत्र है सर। तो क्या देखते हैं या आप क्या बताना चाहेंगे कि मतलब ये यदि इस चीज़ को स्वरोजगार के रूप में, खासकर यदि हमारे युवा यदि अपनाएं तो उनको सर कितना लाभ हो सकता है इसमें? देखिए, अपन जैसे दुग्ध उत्पादन करते हैं तो एक तो दुग्ध का तो सीधा है कि अपन दूध बाज़ार में बेच सकते हैं और उससे बनने वाले उत्पाद जैसे होते हैं मठा है, दही है, घी है, ये सब कर सकते हैं। इसके अलावा जो इसके बाई प्रोडक्ट अपने को जो गोबर निकलता है तो गोबर गैस का उपयोग होता है। गोबर गैस का भी बाद में जो अपशिष्ट बचता है वो अपने खेती में खाद के रूप में यूज़ होता है। इसके अलावा गोकाष्ठ है जो आजकल लकड़ी का एक जो जलाऊ लकड़ी का विकल्प बन गया है, तो एक इसका बहुत बड़ा मार्केट है शहर में। इसके अलावा भी गोमूत्र से आजकल दवाइयाँ भी बन रही हैं और इसके अलावा गोमूत्र से कीटनाशक भी बनाए जा रहे हैं। तो किसानों की एक तरह से ये आर्थिक रूप से खेती में भी आपके एक पैसे को बचाता है, दूसरा एक इससे गोकाष्ठ बना के, या आजकल गोबर के कंडे की भी एक मशीन आती है, वो भी शहरों में गांव में काफ़ी हवन के लिए काफ़ी स्थिति में मतलब त्योहारों में काफ़ी बिकता है। तो ये सब एक काफ़ी अच्छा गोबर से भी रोज़गार उत्पन्न है। और इसके अलावा यदि अपन वर्मी कंपोस्ट गोबर की बनाते हैं तो वो भी एक व्यापार ही है एक तरह से, उसको भी आप बाज़ार में बेच सकते हैं और अपने खेतों में भी यूज़ कर सकते हैं। जी खरे जी, जैविक खेती में जैसे गोमूत्र से कुछ कीटनाशक भी तैयार किए जा रहे हैं जिनका खेतों में छिड़काव किया जा रहा है, तो इसके बारे में सर आप क्या कहेंगे? ये देखिए, ये बहुत ही परंपरागत चीज़ें हैं आजकल, ऋषि खेती और ये सब चीज़ें बहुत सारी जो हैं ये अपने जो रसायनों का एक विकल्प जो पहले चलता था उसको दोबारा से लोग अपना रहे हैं, जिससे रसायन रहित खेती के जो है आजकल महत्व बढ़ता जा रहा है। तो लोगों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है ये। जी, जैसा कि खरे जी ने बताया कि डॉक्टर साहब रोज़गार को बढ़ावा दिया जा सकता है, गोकाष्ठ वगैरह भी बनाई जा सकती हैं। सर, जैसे हमारा जो युवा है, युवा पढ़ने के बाद आजकल क्या खेती किसानी को छोड़कर शहरों की तरफ पलायन कर रहा है, आप हमारे युवाओं को क्या कहेंगे कि वह पलायन करें या फिर जो खेती किसानी जो उनके जो परंपरागत चला आ रहा है उसको अपनाएं? और ख़ासतौर पे यदि हम पशुपालन की बात करें तो सर इसके लिए आप हमारे युवाओं को क्या सुझाव देंगे कि ये किस प्रकार का रोज़गार का ज़रिया है, उनको कितना लाभ होगा इसमें? देखिए, मेरा विचार तो ये है कि अगर पशुपालन जो है ये एक बहुत लाभ का धंधा बन सकता है अगर आप उसको वैज्ञानिक तरीके से करें। आप इसमें भारत सरकार की योजनाएं हैं, राज्य सरकार की योजनाएं हैं, उसका लाभ लें। उसका लाभ लेंगे तो आपको विभिन्न रूप में आपको उसकी सब्सिडी प्राप्त होगी। इसी प्रकार अगर आप जैविक खेती करते हैं तो जो उससे प्रोडक्ट हो रहे हैं, आजकल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की बहुत डिमांड है शहरों में और वो उच्च दर पर, प्रीमियम दर पर बिकते हैं। तो अगर आप कुछ ऑर्गेनिक
का काम कर रहे हैं तो आप उसका प्रचार प्रसार करें। आप बाज़ार में उसका सही मतलब उत्पाद आप अगर भेजेंगे तो वो आपका प्रीमियम दर पे बिकेगा। इसी प्रकार में गौशालाओं में देखते हैं, हम लोग जाते हैं तो आजकल गौशाला भी जो है वो गोबर से गमले बना रहे हैं, बहुत सारे ऑर्नामेंट बना रहे हैं, चौकी, पूजा की चौकी बना रहे हैं, मूर्तियां बना रहे हैं, और जो ये एक प्रीमियम रेट पे बड़े बड़े शहरों में बिक रही है। तो मेरा तो ये मानना है कि अगर आप अपने घर में ही रह के, अपने गाँव में ही रह के पशुपालन का वैज्ञानिक रूप से अगर आप अपने पालन करते हैं तो आपको इससे लाभ ही होगा। जी बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आप पढ़ाई लिखाई के साथ साथ पलायन ना करते हुए खेती किसानी और ख़ास तौर पे यदि आप पशुपालन की तरफ यदि आप ध्यान देते हैं और पशुपालन करते हैं तो निश्चित तौर से आपको लाभ रहेगा। खरे जी, हमारा जो युवा है जो पढ़ाई भी कर रहा है और पढ़ाई के साथ साथ वो चाहता है कि हम खेती और ख़ास तौर पे यदि हम पशुपालन भी करें, थोड़ी सी ज़मीन भी है उसके पास में, तो वो किस प्रकार इसको मैनेज कर सकता है? वो देखिए, जो पढ़ाई कर रहे हैं साथ में या छोटा मोटा गांव में रोज़गार कर रहे हैं, तो कि गांव में एक ये परंपरा रही कि सभी के पास घर के आसपास यदि बहुत बड़ी खेती नहीं है तो छोटी मोटी ज़मीन तो होती ही है जी। तो उसमें यदि इसके जो खेती के सह उत्पाद हैं, ये उनके जैसे भूसा है, चारा है, पैरा है, ये उनके पशुओं के खाने पीने के लिए एक उपयोग हो जाता है। हरा चारा भी मिल जाता है। यदि बकरी पालन करते हैं तो उसके लिए भी आपको मतलब जो पत्तियाँ होती हैं, ये सब आसपास गांव में बहुत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहती हैं। जी खरे जी, आजकल तो आधुनिक ज़माना है, बहुत सारी आधुनिक चीज़ें भी आ चुकी हैं। यदि वैज्ञानिक तरीके से यदि पशुपालन किया जाए तो सर उसमें हमको कितना लाभ मिलेगा? देखिए, वैज्ञानिक तरीके से यदि अपन आज की डेट में किसी भी व्यवसाय में यदि तकनीक को जोड़ते हैं तो अपन को निश्चय लाभ तो मिलता है। जैसे आजकल डेयरी में आप दूध निकालने की या दूध दुहने की मशीनें आ गई हैं। अच्छा, इसके अलावा दूध को पैक करने की भी मशीनें हैं। तो इस टाइप की चीज़ें हैं जो अपन उपयोग में ला सकते हैं। और इसके अलावा अपने जो आजकल संचार माध्यम, इंटरनेट के माध्यम से भी युवाओं को जो आजकल मोबाइल चलाते हैं तो बिल्कुल सरल तरीके से उसमें बहुत सारी जानकारी मिल जाती है कि उनको कब क्या करना है, कब खेती में क्या तरक्की के लिए क्या क्या नए नए संसाधन आ रहे हैं, कैसी योजनाएं हैं। ये सारी चीज़ें आजकल इंटरनेट के माध्यम से भी युवा वर्ग काफ़ी ले सकता है। जी बिल्कुल। तो इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जिससे आप बहुत सारी जानकारियाँ भी जुटा सकते हैं और पशुपालन को एक बेहतर स्वरोजगार बना सकते हैं। बात करें खरे जी, यदि हम समग्र खेती की भी बात करें तो जिसमें सर खेती के साथ साथ पशुपालन भी आ जाता है, कितने लाभदायक है सर ये तो बहुत लाभदायक है, क्योंकि जैसा भी अभी मैंने बोला आपको कि खेती के जो सह उत्पाद होते हैं वो भी इनके जानवरों के खाने के काम आ जाते हैं। जो जानवरों का गोबर है वो हमारे खाद के काम आ जाता है। ये इसके बाई प्रोडक्ट जैसे गोकास्ट वगैरह बना के अपन बेच सकते हैं। तो कुल मिला के इसमें हानि की संभावना बहुत कम है। यदि अपन पशुओं की जैसे कि अपन इंसानों में अपने परिवार की देख रेख करते हैं, उसी प्रकार से यदि हम पशुओं की भी समय समय पर चिकित्सा सुविधाएँ सब खान पान में ध्यान रखें तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही इनको युवाओं को कहीं शहर में जाकर रोज़गार करने की ज़रूरत नहीं है। जी बिल्कुल, युवाओं को शहरों में जाकर रोज़गार करने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब से भी बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, महिलाओं का क्या योगदान देखने को मिलता है आप? देखिए, महिलाओं का पशुपालन क्षेत्र में तो महिलाओं का विशेष बहुत ज़्यादा योगदान है। ज़्यादातर पशुपालन का जो मैक्सिमम काम है वो महिलाओं ही द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि वही घर में रहती हैं। पुरुष तो अपने काम धंधे के लिए बाहर चले जाते हैं। तो पशुओं की देखभाल, उनका दूध निकालना, उनको चारा डालना और उनसे जितने भी पशुपालन संबंधित जितने भी कार्य हैं वो महिलाएं द्वारा ही किया जा रहा है। जी, जैसा कि आपने बताया कि महिलाएं बहुत सारे कार्य कर रही हैं, घर के काम के साथ साथ में पशुपालन भी कर रही हैं, तो उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान मिलता है। अंत में डॉक्टर साहब, हम आपसे यही पूछना चाहेंगे कि हमारे जो युवा हैं उन युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, युवाओं को मैं ये संदेश देना चाह रहा हूँ, अगर वो पशुपालन का कार्य करना चाहते हैं तो वो वैज्ञानिक तरीके से करें। आजकल जैसे खरे साहब ने बताया कि आजकल इंटरनेट का ज़माना है। आप इंटरनेट में बहुत नॉलेज उपलब्ध है। सारे स्कीम्स की नॉलेज है जो केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाती हैं, जो राज्य सरकार द्वारा चलाई जाती हैं। आप उसका उपयोग करते हुए उन स्कीम्स का डिटेल लें और उस स्कीम्स का आप अधिक से अधिक उसमें आवेदन करें, जिससे कि आपको उनकी सब्सिडी का लाभ हो सके। प्लस आप जो वेटनरी में जो काम कर रहे हैं, पशुपालन में काम कर रहे हैं, वो आप साइंटिफिक तरीके से करें। टीकाकरण समय पे करवाएं, आप पशुओं में AI करवाएं, आप पशुओं को वैज्ञानिक तरीके से चारा उपलब्ध करवाएं, उनका गर्मियों में देखभाल करें, सर्दियों में देखभाल करें, तो आपको दूध उत्पादन में वृद्धि होगी और आपको इससे आपको अपने पशुपालन के में लाभ ही
जी बिल्कुल। निखिल जी, आप क्या कहेंगे और ख़ासतौर पर हमारे युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल संक्षेप में आप बताइए। हम तो यही कहेंगे कि लोग बाग नौकरी से अच्छा अपना स्वावलंबन है, अपना स्वरोजगार है, तो स्वरोजगार से अच्छा कोई चीज़ नहीं होती है। तो इसमें अपार संभावनाएं हैं और बहुत मार्केट उपलब्ध है, आपको घर बैठे बहुत सारे संसाधन उपलब्ध हो जाते हैं। तो आप निश्चित रूप से पशुपालन और कृषि को लेकर आप अपना जीवन सुधार सकते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि खरे जी ने कहा कि निश्चित रूप से आप पशुपालन और खेती व्यवसाय के साथ आप अपना जीवन सुधार सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस प्रोग्राम में आए और आपने हमारे दर्शकों को महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। साथ ही निखिल खरे जी, आपका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपने महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे दर्शकों के साथ साझा करी। तो दोस्तों, कृषि दर्शन कार्यक्रम का यह अंक यहीं तक था। हम आपसे फिर मिलेंगे कृषि एवं पशुपालन संबंधी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।